गांव सोनगढ़ में रात के करीब 10 बजते ही लोग अपने अपने घरों में लेट जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह बाहर निकलकर टहल सके। गांव में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को पता है कि एक स्त्री आती है जो सवाल करती है और अगर उत्तर गलत हो तो उसे मार देती है। लेकिन गांव के किनारे एक घर था जिसमें जयलाल और उसकी पत्नी रूपमती रहते थे। वे दोनों जाग रहे थे। जयलाल थोड़ा टेंशन में दिख रहा था। तभी रूपमती बोली, क्या हुआ जी, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? कुछ नहीं रूपमती, सोच रहा हूँ स्त्री का कहर पूरे गांव में है। लोग इतने डरे हुए हैं कि घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया है। सन्नाटा ऐसा कि जैसे हवाओं ने भी थमकर उसकी आहट सुननी शुरू कर दी हो। और कल ही मोहन और रोहन शहर से लौट रहे हैं। वे पढ़े लिखे बच्चे हैं, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते, पर गांव की आंखों में अब भी एक डर साया बनकर घूम रहा है। तो इसमें सोचने की क्या बात है जी? उन दोनों को बता देंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है। वो भले ही अपने मामा की बात न माने, पर अपनी मामी का बात जरूर मानेंगे। रूपमती, ऐसी बात नहीं है। वो जिद्दी है। बात मान भी ले तो ठीक, और अगर न माने तो सारा गांव मुझसे सवाल करेगा। कहेगा, तुम्हारे घर के लड़के ही नियम तोड़ते हैं। मुखिया जी तो पहले ही कह चुके हैं, जो भी रात को घर से बाहर निकला सीधा जुर्माना लगेगा। अब बताओ, ऐसी हालत में मैं क्या करूं? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप सो जाइए। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही मोहन और रोहन शहर से अपने मामा जयलाल के घर पहुंच जाते हैं। तभी सोहन कहता है, हेलो मामा जी, क्या हाल है? थोड़े मोटे लग रहे हो पहले से। मामी ने लगता है बहुत ध्यान दिया है आपके खाने पीने पर। अरे क्यों नहीं सोहन, मेरे हाथ का बना खाना जो भी खा ले उसकी किस्मत बदल जाए। तभी रोहन बोला, अरे मामी, अब हम आ गए हैं, हमको मोटा करो तो जाने। अरे तुम सब अंदर जाओ, अब मैं मुखिया के घर जाता हूँ। अभी थोड़ा काम है, शाम तक आ जाऊंगा। जयलाल मुखिया के घर की तरफ रवाना हो गए और इधर रोहन, सोहन और उसकी मामी रूपमती अंदर जाते हैं। तब रूपमती कहती है, सुनो दोनों लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर नियम है कि रात को कोई भी 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों मामी? अरे मैंने बोला ना, नहीं निकलना तो नहीं निकलना। अब सवाल जवाब मत करो ज्यादा। इधर जयलाल खेत में मजदूरी करके मुखिया के घर जाता है और कहता है, मुखिया जी, आपके खेत का सारा काम खत्म हो गया है। अब शाम हो गई है, मुझे घर जाना है। मेरे यहाँ मेहमान आए हैं। इतना सुनते ही मुखिया पूछ पड़े, अरे जयलाल, कौन से मेहमान? मुखिया जी, मेरी बहन माया के दोनों बच्चे हैं, गांव घूमने आए हैं। अच्छा, माया के बेटे हैं। माया को तो मरे बहुत दिन हो गए, बच्चे अब बड़े हो गए होंगे। जी मुखिया जी, ये दोनों अपने पापा के साथ शहर में रहते हैं। अब इनकी कॉलेज की छुट्टी पड़ी थी तो गांव चले आए। अच्छा जयलाल, एक बात बताओ, माया के बच्चों को पता है उसकी माँ कहाँ और कैसे मरी थी? नहीं मुखिया जी, उनको ये बात कभी नहीं बताऊंगा। वो खुश है, अब उन्हें परेशान नहीं करना। बहुत खूब जयलाल, अब घर जाओ, नहीं तो रात हो जाएगी। जी मुखिया जी। इतना कहकर जयलाल घर की तरफ निकल पड़ता है। घर जा ही रहा था कि उसे एक कुआं नजर आया। वो वही कुआं था जिसमें उसकी बहन माया कूदकर मर गई थी। जयलाल कुएं के पास जाकर बोला, बहन माया, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी कमी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगा। भले वो मेरे सगे बच्चे नहीं हैं, लेकिन किसी सगे से कम भी नहीं है। वो तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। वो इतने छोटे थे कि उनको ये सब याद ही नहीं है। मैं तुम्हारे इस मरने की वजह नहीं जानता बहन, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया कि मेरी माँ ने आत्महत्या की है और इसी कुएं में, तो शायद वो बहुत दुखी हो। इतना कहकर वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचने वाला ही था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। अब जयलाल अपनी चाल को थोड़ा तेज करता है और घर पहुंच जाता है। तभी रूपमती कहती है, अरे जी, आप भीग कैसे गए? खेत में पानी लगाए थे क्या आज? अरे नहीं रूपमती, तुमको पता नहीं है, बारिश हो रही थी।
क्या जी, बारिश हो रही थी कहाँ? मुझे तो पता ही नहीं है। अरे कुछ नहीं, बात हटाओ, ये बताओ वे दोनों नालायक कहाँ हैं? वे दोनों खाना खाकर लेट चुके हैं और आराम कर रहे हैं। अगर उन्हें परेशान ना किया जाए तो शायद सो जाएं। हाँ ठीक है, उन्हें सोने दो। आज थोड़ा मैं भी परेशान हूँ कुछ बात को लेकर, और मुझे भी आराम की जरूरत है। कौन सी बात, जरा मुझे भी बताइए ना। कुछ नहीं रूपमती, तुम सो जाओ। नहीं जी, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो रूपमती सुनो, बात यह है कि मैं आज मुखिया के घर से वापस आ रहा था, तभी उस कुएं के पास रुक गया जहां पर माया ने आत्महत्या किया था। मैं वहां पर थोड़ी बात की वैसे ही, लेकिन मुझे वहां पर कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे कि कोई मेरी बातें सुन रहा हो, और मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। और भगवान की लीला भी देखो, घर के थोड़ी दूर पर बारिश हुई, लेकिन यहां बारिश नहीं हुई। रूपमती, ये क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। कहीं मैं जो सोच रहा हूं वह बात सच तो नहीं? क्या बात सोच रहे हैं आप? कौन सी बात? कुछ नहीं रूपमती, तुम भी खामखा बार बार सवाल पूछ रही हो। अब सो जाओ, कल बात करेंगे। इतना कहकर दोनों लोग सो जाते हैं, लेकिन यहीं से कहानी अपना नया मोड़ लेती है। इधर सोहन और रोहन दोनों सो रहे होते हैं कि सोहन को एक सपना आता है। एक औरत कुएं के अंदर गिरी है और अरे बचाओ मुझे, बचाओ सोहन, मैं कुएं में गिरी हूँ, बचाओ आकर। इतना सुनते ही सोहन की आंखें खुल जाती है और वह खड़ा होकर सोचने लगता है। यार ये कैसा सपना है, अजीबोगरीब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये बात सच हो। क्यों ना चुपके से उस कुएं को ढूंढ लूं और उस औरत को बचा लूं। इतना सोचने के बाद सोहन घर से निकल पड़ा। चांदनी रात में रास्ता थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था, मानो उसे पहले से ही पता हो कि कुआं कहाँ है। वह आवाज जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी। सोहन कुएं के करीब था कि तभी पीछे से आवाज आती है, अरे सोहन भैया रुको, मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ। इतना आवाज सुनते ही सोहन पीछे की ओर देखा और बोला, अरे रोहन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको घर पर ही रहना था। अगर मामा मामी जान गए तो क्या होगा, कभी सोचा है? तुम टेंशन मत लो भैया, मैंने मामा मामी के दरवाजे की कुंडी बंद करके आया हूँ। वो जान भी गए तो कमरे से निकल नहीं पाएंगे। अरे बहुत खूब रोहन, तुम तो बड़े ही चालाक निकले। अरे ये सब छोड़ो भैया, ये बताओ इतनी रात में अकेले कहाँ जा रहे हो? तब सोहन ने रोहन को पूरी बात बता डाली और दोनों के बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार वो कुआं मिल ही गया जो उसके सपने में आया था। तभी सोहन बोला, कोई है यहाँ पर? बोलो, अगर हो तो आवाज दो, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। डरिए मत, बोलिए कहाँ पर है आप? इतना सुनकर रोहन बोला, अरे भैया क्या तुम भी इन सपनों के पीछे पड़े हो? अगर होती कोई तो बोलती जरूर। मुझे तो लगता है कि आपको वहम हो गया है बस। नहीं रोहन, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई उत्तर नहीं दे रहा है तो चलो घर चलते हैं। रोहन और सोहन दोनों घर आ जाते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही जयलाल रूपमती से कहता है, सुनो रूपमती, अभी मैं नित्य क्रिया करके आ रहा था, तभी गांव में सूचना मिली मुखिया का बेटा घर से अचानक गायब हो गया और उसकी लाश उसी कुएं के पास पड़ी मिली है। और मुखिया जी ने सभी घर के लोगों को बुलाया है और पंचायत रखी है। उन्होंने कहा है कि किसी ने गांव का नियम तोड़ा है उसे सजा मिलकर रहेगी। और आज ही मुखिया जी ने भैरव तांत्रिक को भी बुलाया है। अरे क्या कह रहे हैं आप जी? भैरव तांत्रिक आ रहा है? वो तो बड़ा नामी तांत्रिक है। उनके कारनामे तो कोसों कोसों दूर तक फैले हैं। मैं भी साथ चलूं क्या? मैंने अभी तक भैरव तांत्रिक को देखा नहीं है। कैसी बात कर रही हो रूपमती? यहाँ मुखिया का लड़का मर गया है और तुम तांत्रिक देखने की बात कर रही हो। ठीक है, चलना, लेकिन सोहन और रोहन को मत ले चलना। उन्हें बोल देना घर से बाहर न निकले, थोड़ी देर में हम आते हैं। तभी रूपमती रोहन और सोहन को समझाकर जयलाल के साथ मुखिया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में मुखिया के पंचायत में शामिल हो जाते हैं। तभी मुखिया कहता है, मुझे लगता है गांव के सभी लोग आ गए। मैंने मना किया था कोई भी इंसान 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी
और गलती कर बैठा, उस गलती का शिकार मेरा बेटा हो गया। जिसने भी नियम तोड़ने की हिम्मत की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसका पता लगाने के लिए मैंने भैरव तांत्रिक जी को बुलाया है। अब इसका वही फैसला करेंगे, क्या सच है क्या झूठ। आइए बाबा, सच को सामने लाइए। भैरव तांत्रिक थोड़ी देर शांत रहता है और फिर बोलता है, जिसने भी गलती की है वह आगे आ जाए और अपनी गलती कबूल करे, नहीं तो मैं अपनी तंत्र विद्या से उसका पता लगा लूंगा। तांत्रिक की यह बात सुनकर कोई भी आगे नहीं आया। तब तांत्रिक बोला, कोई बात नहीं, मुझे मंत्र पढ़ने दो, अभी सब पता लग जाएगा। तांत्रिक मन में कुछ पढ़ता है, फिर बोलता है, मुखिया जी, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें से किसी ने आपके बनाए नियम का उल्लंघन नहीं किया है। हमें यह लगता है कि आपके बेटे ने ही ऐसी गलती की और उसे उसके की सजा मिली है। ये गांव वाले निर्दोष हैं, इन्हें जाने दो। तांत्रिक की इतनी बात सुनकर मुखिया जी बोले, सभी गांव वाले कान खोलकर सुन लें। अगर गलती मेरे बेटे की रही तब तो ठीक है। अगर मुझे थोड़ा भी पता चला कि किसी ने गलती जानबूझकर की है तो उसकी सजा बहुत खराब होगी। अब आप लोग घर जा सकते हैं। सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। इधर जयलाल और रूपमती भी अपने घर जाते हैं और घर पहुंचकर जयलाल रूपमती से कहता है, रूपमती, बिना गलती के स्त्री किसी को मारती नहीं। जरूर कुछ ना कुछ गलती मुखिया के बेटे ने की होगी। और क्या जी, अगर गांव का कोई होता तो तांत्रिक बाबा बता ना देते। वहाँ जब कोई गया ही नहीं था तो बताते किसको। सही कहा रूपमती, सब तो गांव के गए थे, हमको तो नहीं लगता कोई बचा हो। और क्या सब गए थे, केवल यही 2 नालायक नहीं गए थे। अरे यह तो मुझे ध्यान ही नहीं था। अगर मुखिया मुझसे पूछे तो क्या जवाब देंगे कि उन दोनों को क्यों नहीं लेकर आए? कहीं ये दोनों रात में गए तो नहीं थे? इसका पता कैसे लगाए? मेरे पास एक आइडिया है, कहो तो मैं आपको बताऊं। कौन सी आइडिया रूपमती, जल्दी बोलो। आइडिया ये है कि हम सोहन और रोहन के पास जाते हैं और उनसे एक सवाल पूछते हैं कि हमारे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है रात में निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग कहते हैं जो भी रात में निकलता है पत्थर का बन जाता है। मैं कुछ समझा नहीं रूपमती। मतलब जब ऐसा पूछेंगे, अगर वो गए होंगे तो खुद ही बोलेंगे। अच्छा चलो देखते हैं फिर। दोनों लोग सोहन और रोहन के पास जाते हैं और उनसे यही सवाल पूछते हैं। तभी सोहन कहता है, अरे मामी, तुम सब किस जमाने में जी रहे हो? ये सब कुछ नहीं होता। अगर होता तो कल हम दोनों पूरे जंगल में घूमकर आए थे। मैं तो पत्थर का नहीं बना। सोहन जंगल में कहाँ तक गए थे? मामी, जंगल में एक कुआं है ना, वहां तक गया था। मेरे सपने में एक औरत बोल रही थी, बचाओ मुझे बचाओ। तब मेरी आंख खुल गई और मैं वहां तक चला गया और पीछे पीछे रोहन भी वहां पहुंच गया। अच्छा, तो तुम मेरी बात माने नहीं, ऐसा क्यों किया? समझ में नहीं आता, जब एक बार मना की थी तो गए क्यों वहाँ? सॉरी मामी, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और शाम तक निकलना मत। रोहन और सोहन अपने कमरे में जाते हैं। इधर जयलाल रूपमती से कहता है, मेरा शक पूरा सही निकला रूपमती। कैसा शक जी? आज तो बताना ही पड़ेगा। अरे रूपमती, मुझे लगता है यह जो स्त्री है वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन माया ही है। मुझे अब पूरा विश्वास है। लेकिन जी, अगर माया है तो ऐसा कर क्यों रही है? मुझे भी यह सब समझ नहीं आ रहा है रूपमती। सुनिए, मेरी बात मानिए, आप अभी जाइए, उस तांत्रिक को बुलाकर लाइए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। रूपमती की यह बात सुनकर जयलाल तांत्रिक को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। जयलाल जंगल से होकर जा ही रहा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, हे जयलाल, रुक जा, नहीं तो मेरे कहर से बच नहीं पाएगा। इतना सुनते ही जयलाल डर गया और वह तेज चलने लगा। चलते चलते वह थोड़ी देर में तांत्रिक के पास पहुंचा और तांत्रिक को सारी बातें बताई। तांत्रिक सारी बातें सुनकर तुरंत जयलाल के साथ उसके घर के लिए रवाना हो चला।
थोड़ी ही देर में जयलाल तांत्रिक को लेकर घर पहुंच गया, लेकिन इधर मुखिया सोच में डूबा था कि गांव में ऐसा कौन बचा है जो आया नहीं था। तभी उसे ख्याल आया, अरे जयलाल के यहाँ 2 मेहमान आए थे, पता नहीं उसने तो गलती नहीं की। इसको पता लगाने के लिए मुझे जयलाल के घर जाना पड़ेगा। तभी मुखिया 2-3 लोगों को लेकर जयलाल के घर की ओर निकल पड़ता और थोड़ी ही देर में जयलाल के घर पहुंच जाता है। मुखिया को देखते ही जयलाल बोल पड़ा, मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मीरा के दोनों बेटे ने उस रात को आपके बनाए कानून को तोड़ दिया था। जी मुखिया जी, उन्हें आपके बनाए इस नियम के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्हें माफ कर दो। अरे सुन रूपमती, तेरी इस गलती की वजह से मेरा बेटा मारा गया। मैं इस गलती को कभी भी माफ नहीं करूंगा। यह बात सुनकर भैरव तांत्रिक बोला, सुन मुखिया, स्त्री इसकी गलती की सजा उसे क्यों देगी? अगर तेरा बेटा घर से बाहर नहीं निकला तो मरा कैसे? अगर ये दोनों घर से बाहर निकले थे तो अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं? जरूर कुछ तो ऐसा है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हो गया उसे छोड़ो। मुखिया को इस तरह की बात करते देख तांत्रिक बोल पड़े, सुन मुखिया, अब मुझे दाल में कुछ काला लगता है। अब आज ही सच का पता लगा कर रहूंगा कि स्त्री कौन है और तुम्हारे बेटे को क्यों मारा। तभी भैरव तांत्रिक आंखें बंद करके कुछ मंत्र का जाप करता है और कहता है, उस स्त्री को बुला रहा हूँ, अब वही बोलेगी। ध्यान रखना, वो जब आएगी मेरी आवाज बदल जाएगी। घबराना नहीं, वो मेरे बस में रहेगी। बस तुमको सवाल करना है, समझे? इतना बोलकर फिर से भैरव तांत्रिक मंत्र का जाप करता है। जाप के उच्चारण से पूरा मौसम बदल सा जाता है। हवाएं तेज चलने लगती है, ऐसा लगता है जैसे स्त्री आने वाली है। ये सब देखकर सोहन बोला, मामी सच में भूत होते हैं क्या? और क्या नहीं पागल लड़के, देख रहे हो माहौल कैसा हो रहा है। अब शांति से खड़े रहो बस। तभी अचानक से भैरव तांत्रिक बोल पड़ा, क्या है, मुझे क्यों बुलाया गया है? बोलो जल्दी। तभी जयलाल डरते हुए बोला, सुनो स्त्री जी, आप हम सभी गांव वालों को क्यों परेशान करती हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जयलाल के इतने कहने पर वह थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, मैंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा है और न ही किसी को परेशान की हो। जिसने जैसा किया था उसके साथ वैसा ही हुआ है। माया की इतनी बात सुनकर जयलाल बोल पड़ा, अगर ये बात है तो मुखिया के बेटे को क्यों मारा तुमने, ये बताओ। उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी और जब मैंने मुखिया जी से बताया तो इन्होंने मुझे गाली देकर भगा दिया। तब मैंने खुदकुशी कर ली और कसम खाई, जब तक सबको मौत के घाट नहीं उतार देती चैन से नहीं बैठूंगी। माया की यह बात सुनकर जयलाल बोल पड़ा, बहन माया, तुमने मुझसे एक बार बताया क्यों नहीं? अगर ये बात थी तो मैं खुद ही मुखिया के बेटे को उसके किए की सजा जरूर दिलवाता। ये बात सुनते ही सोहन बोल पड़ा, मामा आपने इनको बहन क्यों बोला? सोहन, बात यह है कि मैंने तुमसे सच को छुपा लिया था कि भविष्य में तुम्हें माया की याद न आए, क्योंकि यही तुम्हारी माँ है। इतना सुनते ही रोहन और सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर सोहन माया से बोला, माँ मैंने आपको देखा नहीं है, कृपया आप अपने रूप में आ सकती हैं। सोहन की इतनी बात सुनते ही मौसम बदल गया और एक आवाज आई, ये देख लो, मुझे लास्ट मौका है, फिर कभी नहीं मिलूंगी बेटा। और फिर माया अपने असली रूप में आती है और धीरे धीरे जंगल की ओर जाती है और गायब हो जाती है। तभी भैरव तांत्रिक बोला, माया की आत्मा अब कभी वापस नहीं आएगी। उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई और अब हमारी इच्छा यह है कि अब मुखिया को उसके पद से हटाकर जयलाल को मुखिया बनाया जाए। फिर से पंचायत रखो। गांव में फिर से पंचायत होती है और तांत्रिक कहता है, सुनो गांव वालों, ये मुखिया अब मुखिया के लायक नहीं रहा। इसे गांव से बेदखल करना ही उचित है, क्योंकि इसने ही माया को मरने के लिए मजबूर किया था। तांत्रिक की यह बात सुनकर गांव वाले खुश हो गए और मुखिया का पद जयालाल को दे दिया गया।
सीख, कभी भी अपने पद का गलत इस्तेमाल ना करे। शिवनगर गांव में गगन नाम का एक किसान रहा करता था। वह बहुत गरीब था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे थे, इसलिए वह अकेला पड़ गया था। उसके पास घर के अलावा सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसमें वह खेती किया करता था। शाम का समय होता है, तभी उसका करीबी दोस्त अजय काफी दिनों बाद उससे मिलने आता है। अजय, तुम यहाँ इतने दिनों बाद? पहले बैठने को नहीं कहोगे? हाँ हाँ, आओ बैठो। दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगते हैं। अब बोलो, कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं है। मैं कुछ काम के लिए शहर गया था, उधर से लौटा तो सोचा तुमसे मिल लेता हूँ। तुम बताओ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और क्या हुआ है? हमेशा खुश रहने वाला आदमी आज इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं दोस्त, दूसरे गांव में एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे। थोड़े थोड़े करके सब चुका दिया है, थोड़ा और बाकी है, कल जाकर दे दूंगा। तुम बताओ, शहर क्यों गए थे? वही पैसों की बात थी। मुझे थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए शहर अपने बैंक गया था। वहां गया तो बैंक में पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वापस लौटना पड़ा। तो फिर कल भी शहर जाओगे? हाँ, कल भी बैंक जाना पड़ेगा। लगता है रात हो गई, अब मुझे घर की ओर चलना चाहिए। आज रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं दोस्त, मैं रुक नहीं सकता, मुझे चलना चाहिए। फिर अजय अपने दोस्त से बात करके घर की ओर चल देता है। अगले दिन गगन सेठ का बाकी पैसे देने के लिए उसके घर की ओर चल देता है। सेठ जी, क्या आप घर पर हैं? हाँ हाँ, अंदर आओ गगन, बैठो। सेठ जी, मेरे बाकी के पैसे कब लौटाऊंगा ये पूछने वाले आप, लेकिन मैं वही देने आया हूँ। तो अच्छी बात है, आज सुबह ही मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई थी। ठीक हुआ जो तुम देने आ गए, नहीं तो मुझे बैंक जाना पड़ता। तभी गगन सेठ जी को बाकी के पैसे दे देता है। सेठ जी, मैंने सारे पैसे आपको चुका दिया है। हाँ गगन, तुम सारे पैसे अब चुका चुके हो। ठीक है सेठ जी, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, जाओ। गगन पैसे देकर वहां से चल देता है। चलते चलते उसे वही दोस्त बहुत याद आ रहा था जो उसे कल शाम मिलने आया था। तभी गगन चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रास्ते में दोस्त का घर पड़ता है, एक बार भेंट कर लूंगा तो अच्छा होगा। कुछ देर बाद गगन अजय के घर की ओर चल देता है। पहुंचने के बाद क्या घर पर कोई है? गगन घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जैसे ही अजय की तस्वीर देखता है। चाचा, ये मेरे दोस्त के फोटो पर फूल क्यों चढ़ाए हुए हैं? तुम्हें नहीं पता बेटा, मेरे बेटे की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है। वो कैसे चाचा? मेरे दोस्त की मृत्यु कैसे हुई? पता नहीं बेटा, शहर गया था बैंक से पैसे लाने, लेकिन शाम को उसका मृत शरीर घर पहुंचा। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। तुम बताओ बेटा, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसा कुछ नहीं अंकल, दूसरे गांव के सेठ का पैसा बाकी रह गया था, वही देने गया था। सोचा रास्ते में दोस्त का घर आता है, एक बार भेंट कर लेता हूँ। लेकिन दरअसल चाचा, अजय कल शाम को मेरे घर आया था। क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे को मरे 1 साल हो चुका है। चाचा, मैं सही कह रहा हूँ। कल शाम को अजय मेरे घर आया था, हम दोनों बातें कर रहे थे। रात हो गई थी, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। वह कह रहा था मुझे घर जाना है। क्या? किसने कहा बेटा? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है चाचा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस दोस्त के साथ कल शाम को बैठकर बातचीत हो रही थी, आखिर वो कौन था? शाम होने के कारण गगन वहां से चल देता है। रास्ते में वही बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। आखिर वो कौन था? गगन घर पहुंच जाता है और सो जाता है, लेकिन आधी रात को उसकी आंख खुल जाती है। तो ऐसी आवाजें आती हैं मानो गेट पर कोई है। वो डर जाता है। अरे कौन हो भाई? इतनी रात को दरवाजे को ठकठका क्यों रहे हो? मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त अजय। अजय, तुम यहाँ आधी रात को क्यों आए हो? क्या तुम अंदर से ही पूछोगे? दरवाजा नहीं खोलोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं आ रहा हूँ। गगन दरवाजा खोल देता है। अजय अंदर आता है। अजय, आज मैं सेठ को बाकी बचे पैसे देने गया था। वापसी में तुम्हारे घर भी गया था, वहाँ तुम्हारे पिताजी से भेंट हुई। अच्छा, क्या कहा मेरे पिताजी ने मेरे बारे में? उन्होंने कहा तुम बैंक गए थे पैसे निकालने, लेकिन शाम को तुम्हारा मृत शरीर घर पहुंचा। क्या ये सच है अजय?
तुम्हारी मृत्यु हो गई है? हाँ दोस्त, मेरे पिताजी ने सही कहा। मेरी मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है। इतना कहते ही अजय का असली रूप सामने आ जाता है। दोस्त, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद लेने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा भटक क्यों रही है? दरअसल दोस्त, बैंक से पैसे लेकर लौट रहा था, तभी किसी ने मुझे गोली मार दी और मेरी वहीं मृत्यु हो गई। जिसने तुम्हें मारा, क्या तुम उसे पहचानते हो? नहीं दोस्त, अंधेरा था, मैं उसे देख नहीं पाया। तो फिर क्या कारण है कि तुम्हें अब तक मुक्ति नहीं मिली? मेरी एक आखिरी इच्छा बाकी है। जिस दिन मुझे गोली लगी थी, उसी दिन जो पैसे मैं ला रहा था, उन्हें एक पेड़ के नीचे छिपा दिया था। मैं चाहता हूँ कि वो पैसे मेरे पिताजी तक पहुँचे। मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त? वो पैसे तुम मेरे पिताजी को दे देना। मैं उन्हें अकेला छोड़ गया हूँ, मैं उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाया। इतना कहते कहते अजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो दोस्त, वो मुझे उस जगह ले चलो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उस आत्मा के साथ पैसे निकालने निकलता है। डर तो नहीं लग रहा दोस्त? नहीं दोस्त, तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त साथ हो तो डर कैसा? बात करते करते दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। यही वो जगह है, इसी पेड़ के नीचे मैंने पैसे छिपाए थे। जिस दिन मुझे गोली लगी थी, मैं खुदाई शुरू करता हूँ। गगन खुदाई करता है और पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिलते ही अजय हवा में गायब हो जाता है। अब मैं ये पैसे उसके पिताजी तक पहुंचा दूंगा। रात बहुत हो गई है, सुबह होते ही जाऊंगा। सुबह गगन पैसे लेकर अजय के घर पहुंचता है। चाचा, ये पोटली आपके लिए है। बेटा, इसमें क्या है? इसमें पैसे हैं। अजय ने कहा था आपको देने के लिए। क्या? किसने कहा बेटा? आपके बेटे ने। उसने ये पैसे पेड़ के नीचे छिपा दिए थे और जाते जाते कहा मेरी आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। इतना सुनते ही चाचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां राजा विक्रम सिंह का शासन था। लेकिन यह राज्य वर्षों से सूखे और अकाल से जूझ रहा था। राजा अपनी प्रजा के लिए चिंतित थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह मांगी। मंत्रीगण, क्या हमारे राज्य को इस सूखे से बचाने का कोई उपाय है? महाराज, एक प्राचीन मान्यता के अनुसार पहाड़ों के पार एक जादुई झील है। यदि उसका जल हमारे राज्य में आ जाए तो खुशहाली लौट सकती है, लेकिन उसकी रक्षा एक शक्तिशाली जिन्न करता है। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं उस झील की खोज करेंगे। वे अपने घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, घने जंगल, गहरी खाइयां और जंगली जानवरों से भरा। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद राजा एक रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंचे। जैसे ही राजा ने गुफा के अंदर कदम रखा, एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसने गहरी आवाज में कहा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस पवित्र गुफा में क्यों आए हो? मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे झील का जल चाहिए ताकि मेरी प्रजा सुखी रह सके। हा, यह जल मैं किसी को नहीं देता, लेकिन यदि तुम मेरी 3 कठिन परीक्षाओं में सफल हो गए तो तुम्हें यह जल मिल सकता है। पहली परीक्षा तुम्हारे साहस की होगी। इस जंगल में एक दैत्य रहता है जो यात्रियों को खा जाता है। तुम्हें उसे हराना होगा। राजा ने अपनी तलवार संभाली और दैत्य की खोज में चल पड़े। उसके नुकीले दांत और लाल आंखें थीं। जैसे ही दैत्य ने राजा पर हमला किया, राजा ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन दैत्य बहुत बलशाली था। राजा ने अपनी चतुराई से लड़ाई की और अंत में दैत्य के हृदय पर वार कर उसे मार गिराया। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमानी की परीक्षा। अब जिन्न ने कहा, तुमने साहस दिखाया, लेकिन अब तुम्हें बुद्धिमानी साबित करनी होगी। यहां एक पहेली है, यदि सही उत्तर दिया तो अगली परीक्षा मिलेगी। ऐसा क्या है जो दिन में गायब हो जाता है और रात में लौट आता है? राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, यह छाया है जो सूरज की रोशनी में नहीं दिखती और अंधेरे में वापस आ जाती है। तुम सचमुच बुद्धिमान हो।
अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है। अब जिन्न ने एक सुंदर सोने का कलश राजा को दिया और कहा, झील का जल लो, लेकिन याद रखना यह जल केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम इसे किसी स्वार्थी उद्देश्य से प्रयोग करोगे तो यह विष में बदल जाएगा। राजा ने झील से जल भरा और वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक प्यासा साधु मिला जो मरने की स्थिति में था। राजा ने बिना सोचे समझे अपने कलश का जल साधु को दे दिया। जैसे ही जल साधु के होठों से लगा, वह तेज रोशनी में बदल गया और स्वयं जिन्न बन गया। जिन्न हंसते हुए बोला, राजा विक्रम सिंह, तुमने अपनी निस्वार्थता साबित कर दी। अब यह जल कभी खत्म नहीं होगा। इसे अपने राज्य में ले जाओ और वहां की धरती को फिर से हरा भरा करो। राजा ने वह जल अपने राज्य में लाकर भूमि पर छिड़क दिया। चमत्कार हुआ, बादल घने हो गए, वर्षा होने लगी और भूमि फिर से हरी भरी हो गई। राज्य में खुशहाली लौट आई और प्रजा अपने राजा की जय जयकार करने लगी। इस तरह राजा विक्रम सिंह ने अपनी वीरता, बुद्धिमानी और निस्वार्थता से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि जिन्न का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।